हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लाए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 है ये। इसका हम 10 क्वेश्चन कर लिए थे। ये सेट 2 है, इसमें हमने 10 क्वेश्चन पहले से कर लिया था। देखिए ये सेट 2 है, इसका जो 10 क्वेश्चन है ये पार्ट 1 वाला एक वीडियो है, उसमें हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे 1 से लेकर इसमें 10 तक क्वेश्चन कवर हो चुका था। आज हम करेंगे 11 से लेके पूरे 25 इसमें न्यूमेरिकल है। और ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल है सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछे गए हैं। ये 2010 का प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किया है, ये 2010 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें हम सेट 1 में हमने दिया, ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक ये कथन और कारक का क्वेश्चन है। जी हाँ, पहले जो एग्ज़ाम होता था बिहार बोर्ड में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे कथन और कारक से। अब इस टाइप के सवाल शायद नहीं आ रहे हैं, पहले इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते थे। और ये कथन कारक के 5 सवाल हमेशा पेपर में आते ही आते थे, या तो मैथ में आए, या फिजिक्स में आए, या केमिस्ट्री में आए। कथन और कारक के 5 सवाल एकदम जेन्युइन आना ही आना है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम जितने भी क्वेश्चन है सबका एनालिसिस भी करेंगे साथ में, और पढ़ेंगे भी। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 11 से लेकर जो 25 तक है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 11 से लेकर 25 तक, ये सारे कथन और कारक से संबंधित है। कथन 1 कह रहा है, अगर दोनों कथन सही है तथा कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या करता है तो इसका आंसर होगा ए नंबर। और देखिए फिर यहाँ पे कथन 2 कह रहा है कि अगर दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता है तो उसका आंसर होगा बी। और कथन 3 कह रहा है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और 4 कह रहा है डी नंबर, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो जिस टाइप से कथन में दिया होगा इस टाइप से हम इसका आंसर लगाएंगे। अगर दोनों कथन सही होगा तो उसके लिए ए आंसर होगा, अगर दोनों कथन में से कोई एक सही होगा एक गलत होगा तो उसके लिए बी होगा। जिस टाइप से आएगा हम अपने आंसर लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कथन 11 नंबर, कह रहा है कि ऋणात्मक आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। जो भी ऋणात्मक आवेश होते हैं इनका प्रवाह हमेशा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ये जेन्युइन फैक्ट्स है, ये तो सबको याद ही होगा। आगे देखिए कथन 2 कह रहा है, विद्युत विभव एक सदिश राशि है। देखिए विद्युत विभव एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगर यहीं पे ये बात कहता कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो ये बात सही हो जाता, लेकिन ये सदिश का है इसलिए ये गलत है। तो ये तो सही है, यानी कथन 1 सही है, यानी ये वाला फैक्ट तो सही है लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो देख लीजिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो जब कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत होगा तो इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, यानी सी, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन बोला है प्रतिरोध के ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। और कथन 2 बोला है धातु एवं उसके मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है। देखिएगा क्वेश्चन 1, प्रतिरोध का ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। देखिए प्रतिरोध के बारे में तो आप लोग जेन्युइन जानते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। ये तो सबको ही का पता होगा कि प्रतिरोध माने रुकावट या बाधा होता है। ये अपना भाषा में इसको समझे तो रुकावट या बाधा होता है। आगे देखिए तो कह रहा है कि प्रतिरोध के ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। तो जो देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है ये धनात्मक होता है, ये तो बात सही है। लेकिन क्यों होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। देखिए हम समझेंगे, मान के चलिए कि ये कोई तार है, ये तार है, ये तार है। इधर से हमको ये कण है, जो इलेक्ट्रॉन को कण है, इसे हमको प्रवाहित करना है, तो ये इधर से होके जाएगा, हो गया।
अब देखिए, मान के चलिए कि अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन के कण हैं, अगर हम यहाँ से नीचे से अगर हीट देंगे, इस तार में हीट देंगे, मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम हीट देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हीट देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हीट दिया जाता है तो इसका जो पार्टिकल्स का जो कण होते हैं वो तेज़ी में मूवमेंट करने लगते हैं, यानी बहुत तेज़ी में घूमने लगते हैं। अब ये तेज़ी में घूमेंगे, जितना तेज़ी में घूमेंगे तो ये आपस में टकरा जाएंगे, और जब ये टकराव पैदा होगा तो रुकावट पैदा होगा, जब रुकावट पैदा होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसलिए देखिए, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मान के चलिए कि ये लोग आदमी है, ये आदमी है, तो अगर नीचे से हम आग लगा दिए और ये बड़ा सा एक समझिए कि लोहा का पाइप है, बोलेंगे कि इसमें से सब किसी को जाना है, प्रत्येक आदमी इधर से जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, तब ये पूरा गर्म होगा तो इसमें जितना भी आदमी जाएगा वो तो तेज़ी में भागेगा, सोचिएगा कि जितना जल्दी इधर हम चल जाए, इधर चल जाए। तो इस टाइप में क्या होगा, यानी दौड़ने के चक्कर में ये आपस में क्या होंगे, तेज़ी में भागना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इनमें टकराव पैदा होगा और ये आपस में गिरने लगेंगे। तो जब टकराव पैदा होगा, रुकावट पैदा होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और जब प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो समझिए कि इसका जो ताप गुणांक होगा, उसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे जो कथन 2 कहा है कि धातु में मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है, चूँकि अभी हमने देखा कि जैसे हम नीचे से अगर हीट देंगे, इसके कण क्या होते हैं, आपस में तेज़ी से मूवमेंट करेंगे। अब ये तेज़ी से जब मूवमेंट करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, टकराने लगेंगे। अब ये टकराएंगे आपस में, जब ये टकराएंगे इनके कण तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये तो जेन्युइन है। आगे देखिए, तो ये भी बात बिल्कुल सही बोला है, और ये बोला है प्रतिरोध के ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं उसमें, तब जब हम ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तब इसका जो होता है ताप गुणांक धनात्मक होता है, ऐसे नहीं होता है। हो गया, होगा वो दोनों सही होगा, इसका दोनों सही होगा, यानी ये भी कथन सही होगा और ये भी कथन सही होगा। यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसका ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए आंसर ये एक भी सही है और ये दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों जब सही होगा तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे चलिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस 13 नंबर क्वेश्चंस है, विभवमापी विद्युत वाहक बल मापता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विभवमापी विद्युत वाहक बल मापता है, और कथन 2 में कहा गया है कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। देखिए, तो जो विभवमापी होता है, हम थोड़ा रफली समझ लेते हैं। जो विभवमापी होता है, विभवमापी, तो विभवमापी क्या करता है, विभवमापी किसी दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। मान के चलिए कि ये एक बिंदु Q है और यहाँ एक बिंदु ये Q1 है, ये Q2 है, तो इन दोनों आवेशों का बीच कितना विभवांतर है, इसका मापन हम लोग किससे करते हैं, तो विभवमापी से। आगे देखिए, विभवमापी जेन्युइन क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। ये क्या करता है, दो बिंदुओं के, आगे देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर जो होता है वो तार में प्रवाहित आवेश को मापता है। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि तार में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कि यानी कितना वोल्ट तार में जा रहा है, इसका वो माप करता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका माप हम किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। तार में होता है, हो गया। ये क्या करता है, विभवमापी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, तार में प्रवाहित आवेश को मापता है। समझ में आया। ये बगल में जो चित्र है आप लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये वोल्ट मीटर का चित्र है और ये जो है चित्र ये विभवमापी का है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस भी देख लीजिए, और इन दोनों का जो हमने यहाँ पे लिख के समझाया है वो भी समझ लीजिए। आगे चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करा कि विभवमापी विद्युत वाहक बल मापता है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, ये विभवमापी विद्युत वाहक बल मापता है। अब वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, तो ये भी सही है।
तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये विभवमापी अलग चीज़ है, ये वोल्टमीटर अलग चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यानी दोनों, जब दोनों कथन सही होता है, यानी कथन ए कथन दो का सही व्याख्या नहीं करता है, इसमें दोनों कथन सही है, ये अपने जगह पर ये भी सही है, ये अपने जगह पर ये भी सही है, लेकिन इसमें जो विभवमापी होता है वो अलग चीज़ है, और ये जो वोल्टमीटर होता है ये अलग चीज़ है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि अगर एक्स किरण नली में उत्तेजक विभव को बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरण की न्यूनतम या अंतक तरंगदैर्घ्य परिवर्तित रहती है। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक्स किरण है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। कोई एक्स किरण है, तो एक्स किरण के लिए यानी लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, यहाँ पे लिख लीजिएगा तरंगदैर्घ्य, ये लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा बराबर क्या होता है, hc/ev, जिसमें से h क्या होता है, h होता है प्लांक नियतांक, और c क्या होता है, c होता है प्रकाश की चाल, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश, और V क्या होता है, विभव या विभवांतर, या इसको विभवांतर भी लिख लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसमें जो होता है, ये जो प्लांक नियतांक, ये प्रकाश की चाल, और ये जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, ये तीनों एक नियत राशि होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, नियत राशि होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये तीनों नियत राशि होंगे तो ये जो तरंगदैर्घ्य है यानी लेमडा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होते हैं, ये किसके, वोल्ट के हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लांक नियतांक, प्रकाश के चाल और इलेक्ट्रॉन आवेश, जब ये तीनों नियतांक होंगे तो ये हो जाएगा 1/v। ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्रमानुपाती। अगर हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, अगर तरंगदैर्घ्य को घटाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती को होता है कि अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो एक घटता है, अगर एक को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। हो गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स किरण नली में, सॉरी थोड़ा विजिबल कर दें, हाँ देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर एक्स किरण नली में उत्तेजक विभव को बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरण की न्यूनतम या अंतक तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। कह रहे कि अगर एक्स किरण नली में उत्तेजक विभव अभी हमने यहाँ पे बताया, यानी इसको, अगर ये इसको विभव को बढ़ाएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर विभव को बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरण की न्यूनतम या अंतक तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा, अगर ये बढ़ेगा विभव तो ये तो घटेगा। ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, जब ये तीनों एक नियत राशि हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वोल्ट की या विभवांतर के। अगर हम विभव या विभवांतर अगर बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। अगर एक्स नली में इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। जाहिर सी बात कहा है, ये इसको बढ़ाएगा तो उसमें क्या, तीव्रता, अच्छा हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीव्रता का बात कहा है। तीव्रता और तरंगदैर्घ्य दोनों अलग चीज़ होते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि तरंगदैर्घ्य और तीव्रता दोनों त से है तो दोनों सेम है, ये नहीं। ये जो तरंगदैर्घ्य होता है ये अलग है और तीव्रता अलग है। देखिए, तीव्रता क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है कि वो किस आवेश से, यानी कितनी शक्ति से वो ऊर्जा को लेके जा रहा है। यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण हो, जिस आवेश और जिस
उत्साह से अगर वो जिस एनर्जी से अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे तीव्रता। अच्छा, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि जब दो तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि जब दो गो तरंग के बीच की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो तरंगदैर्घ्य और तीव्रता ये दोनों अलग है। तरंगदैर्घ्य तीव्रता को प्रभावित नहीं करता है और तीव्रता तरंगदैर्घ्य को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता परिवर्तित रहती है। देखिए तीव्रता का मतलब कि किस तीव्रता से लेके जा रहा है वो तो अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, यहाँ पे हमने बताया बदलेगा कौन, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, लेकिन तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीव्रता और तरंगदैर्घ्य की थोड़ी सी एकदम छोटी भूल के चलते 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है, उसके बाद तब जाके उसका आंसर को टिक लगाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 14 नंबर हमने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त न्यूट्रॉन अस्थाई नहीं होता है। और कथन 2 बोला है कि नाभिक के बाहर बीटा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक न्यूट्रॉनों में विभक्त होता है। देखो दोस्तों, जो मुक्त न्यूट्रॉन होता है वो अस्थाई नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं वो अस्थाई नहीं होते हैं। जो मुक्त न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इनका जो विघटन है वो हमेशा होते रहता है, यानी प्रत्येक 10 मिनट पर इनका क्षय होते रहता है। प्रत्येक 10 मिनट पर इनका क्षय होते रहता है। प्रत्येक 10 मिनट पर इनका क्षय होते रहता है। अगर जो बीटा कोई न्यूट्रॉन हो, अगर बीटा न्यूट्रॉन हो, अगर इनका क्षय होगा तो क्षय होने पर इनमें मान के चलिए कि ये कोई न्यूट्रॉन है, बीटा न्यूट्रॉन है, तो अगर इनका क्षय होगा तो क्षय होने पर ये प्रोटॉन बनाते हैं, प्रोटॉन में टूटेंगे नाभिक के बाहर, याद रखिएगा नाभिक के बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन भी टूटेगा और एक न्यूट्रॉनों का इस टाइप से ये न्यूट्रॉनों है, न्यूट्रॉनों में विभक्त होता है। जो मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं, प्रत्येक 10 मिनट पर इनका क्षय होते रहता है। और जब क्षय होगा न्यूट्रॉन का, बीटा न्यूट्रॉन का क्षय होता है तो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉनों में ये नाभिक के बाहर विभक्त हो जाते हैं, यानी तीनों में विभक्त हो जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आपका बोला है कि मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी नहीं होता है, ये तो बात बिल्कुल सही बोला है। अब 2 नंबर देखते हैं। नाभिक के बाहर बीटा न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक न्यूट्रॉन में विभक्त होता है, हमने ऊपर देखा है, अभी हमने देखा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि अगर बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से nth कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये बोर का जो हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत है ये क्या होता है। तो जो बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत के लिए 3 नियम दिया था बोर ने। तो ये जो बोर के नियम हैं, चलिए पहले हम लोग समझते हैं बोर के नियम। देखिए बोर ने पहला नियम दिया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है जिनका मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, देखिए यहाँ पे h क्या है, h प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक। आगे देखिए h क्या है, प्लांक नियतांक। और देखिए और दूसरा नियम बोर ने दिया था कि अगर अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता है,
दूसरा नियम था अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। चलिए इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए कि ये कोई कण है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगर हम लोग इसमें कहीं बाहर से कोई आवेश या कोई ऊर्जा उसमें देंगे तो ये अपनी कक्षा छोड़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में, यानी इसमें चला जाएगा। और 10/-8 सेकंड के बाद ये फिर अपनी कक्षा में वापस चला आएगा। अगर हम इसमें कोई ऊर्जा या आवेश देते हैं तो ये अपनी कक्षा छोड़ के ऊपर चला जाएगा। 10/-8 सेकंड के बाद ये पुनः फिर वापस अपनी कक्षा में आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो ऊर्जा का ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम जितनी ऊर्जा देंगे, यानी जितना ऊर्जा देंगे इसमें उतना कम इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्स में जा रहे हैं स्क्वायर, यानी उसमें हम कम ऊर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। और होगा कोणीय संवेग होगा इसके n के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कोणीय संवेग n के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, और जो ऊर्जा होगा वो n का क्या होगा, 1/n का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब यही है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है। तो बोला है कि बोर के हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत के nth कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा 1/n², यानी ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। चलिए तो ये भी सही है। और देखिए कोणीय संवेग का कोणीय संवेग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, आगे 17 नंबर क्वेश्चन एंटीना होता है। तो एंटीना क्या है दोस्तों, चलिए एंटीना के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एंटीना क्या होता है। जस्ट लाइक मानिए ये एक एंटीना है। तो एंटीना जो होता है ये ट्रांसड्यूसर यंत्र की तरह काम करता है। ट्रांसड्यूसर यंत्र की तरह काम करता है। अब ये ट्रांसड्यूसर यंत्र होता क्या है, तो ट्रांसड्यूसर यंत्र होता है जो एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तित करता है। इसका काम क्या है कि एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तन करना। मान के चलिए कि ये कोई ध्वनि है। तो अगर हम यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर इसमें अगर ट्रांसड्यूसर लगा देंगे तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसड्यूसर यंत्र का मेन काम होता है कि ये एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तित करता है। उसी तरह ये जो एंटीना होता है, एंटीना जो होता है ये रेडियो आवृत्ति तरंगों को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। ये जो होता है रेडियो आवृत्ति तरंगों को ये किस में कन्वर्ट करता है, प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग देखते होंगे कि एंटीना क्या करता है, रेडियो जो आवृत्ति तरंग होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा के रूप में कंसल्ट कर देता है। तो इसका मेनली काम ये ट्रांसड्यूसर की तरह उपयोग होता है। आइए हम लोग देखते हैं एंटीना होता है। तो एंटीना क्या होता है, प्रेरणिक भी होता है, प्रेरण की तरह ये काम करता है। और इसका जो होता है, इसका प्रतिरोधक जो होता है वो उच्च अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रतिरोधक इसका उच्च होता है। तो इसका आंसर ये डी भी हो जाएगा, यानी अनुनादी आवृत्ति के ऊपर इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ये प्रेरणिक की तरह काम करता है। तो ए और डी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करता है। इन्हें दोनों बल्बों को 500 की दृष्टि धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों बल्बों को दोनों छोरों पर ये दिया है, ऑप्शन क्या होगा और हमको देखना है। चलिए तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले देखिए दोस्तों,
न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ दिया रहता है पहले आप उसको नोट कर लीजिए। तो इसमें 2 बल्ब दिया है और एक बल्ब का वोल्ट कितना है 200 वोल्ट और एक 300 वोल्ट का, और इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट के दिष्ट धारा के साथ श्रेणी क्रम में हमको जोड़ना है। ये मान के चलिए कि एक V1 बल्ब है, ये 200 वोल्ट है और एक V2 है, ये 300 वोल्ट है। 300 वोल्ट का दो गो बल्ब है, एक V1 200 वोल्ट का, एक V2 300 वोल्ट का। देखिए तो आप लोग जानते हैं P बराबर होता है V²/R, यानी शक्ति का जो फार्मूला होता है यानी V²/R होता है। अगर हम यहाँ से R निकालेंगे तो ये हो जाएगा V²/P। अगर हमको सिर्फ R चाहिए यानी R, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे V² के। उसी तरह अगर हमको R1 मान के चलिए कि ये V1 है तो यहाँ पे R1 यानी R1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे V1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए तो क्या करते हैं, मान के चलिए जब 2 वोल्ट है तो 2 प्रतिरोध भी होगा, तो हम क्या करते हैं एक R1 और एक R2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 और ये R2, इधर रेजिज क्या हो जाएगा V1 V2 का स्क्वायर होता है, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा R1/R2 वेरिजेज, ये हो जाएगा 200/300 का स्क्वायर, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये R1/R2 वेरिजेज ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये आ गया क्या 4/9। आगे देखिए और इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है 500 वोल्ट के दृष्टि धारा विद्युत धारा के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जब भी हम जोड़ेंगे यानी जब श्रेणी क्रम में अगर जुटेगा तो श्रेणी क्रम में जुटेगा तो वहाँ पे होता है P1/P2 बराबर V1/V2 बराबर R1/R2। ये बराबर कितना है 4/9, तो ये 4/9 हम कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पावर का भी ये 4/9 अनुपात होगा, वोल्ट यानी वोल्ट का भी 4/9 होगा और प्रतिरोध का भी 4/9 होगा। आगे देखते हैं तो शक्ति का अनुपात 4/9 ये तो होबे करेगा और विभवांतर का भी अनुपात 4/9 होगा। तो दोनों आंसर होगा A और C, दोनों आंसर होगा। ये समझ में आया अच्छा से? तो समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर दिया है, तालिका दिया है, तालिका 1 और तालिका 2 को मिलान करना है। रॉन्टजन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था, एक्स किरण की खोज कौन किया था, रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं 1 नंबर, सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका खोज किया था आइंस्टीन, तो ये C नंबर में मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखिए एक्स किरण की खोज किया था रॉन्टजन। आगे देखिए रेडियोधर्मी इसका खोज किया था रदरफोर्ड। अभिलक्षणी एक्स किरण का स्वरूप कौन दिया था, मोज़ले ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था आइंस्टीन, तो आइंस्टीन में हम मिला देंगे, और एक्स किरण का खोज किया था रॉन्टजन, तो रॉन्टजन में मिला देंगे। रेडियोधर्मिता का खोज किया था रदरफोर्ड में मिला देंगे। अभिलक्षण एक्स किरण का स्वरूप किसने दिया था, मोज़ले, तो मोज़ले में मिला देंगे। चले आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर कह रहा है किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान f1 बराबर R2 बराबर 40 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 3/2 है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। उत्तल लेंस की बात किया गया है। जी हाँ, मान के चलिए कि ये एक उत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, इसमें 2 त्रिज्या है। मान के चलिए एक R1 है और एक R2 है, तो यानी R1 बराबर R2 बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस लेंस के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा R2। अगर हम इधर से देखते हैं इधर से, तो ये इस लेंस के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा R1 बराबर R2 कितना है 40 सेंटीमीटर। देखिए अगर इस लेंस के लिए अगर हम इधर से देखते हैं इधर से, तो ये तो उत्तल लेंस की तरह दिखाएगा। अगर इस लेंस के लिए इधर से देखते हैं तो ये तो अवतल लेंस की तरह दिखाई देगा। यानी R1 का मान अगर उत्तल लेंस के लिए देखें तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर उत्तल लेंस के लिए देखें तो 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी R1 और R2 का दोनों का मान हो गया। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है,
त्रिज्या का मान हो गया। अच्छा आगे देखिए, इसके लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक दिया है यानी म्यू बराबर कितना दिया है 3/2, म्यू जी बराबर दिया है 3/2। इसको हम लोग चलिए 3/2 ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/f होता है। तो पहले हमको f निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखिए तो इसका फार्मूला होगा 1/f बराबर म्यू जी -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए तो ये 1/f बराबर म्यू जी का मान 3/2 दिया है -1, ये 1/r1 r1 के 40 माइनस, और ये हो जाएगा 1/-40, यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर ये 3/2 यानी इसमें से 3 में से 2 एक घटेगा यानी 1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 ये हो जाएगा 1/40, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/40, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/40, ये 2 से 2 खत्म हो गया यानी 1/40, यानी 1/f का मान कितना आया 1/40 सेंटीमीटर। अब चलिए अब हमसे पूछ रहा है क्षमता, क्षमता होता है 1/f डी डायफ्टर में, यानी 1/f का मान तो 40 है, ये तो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे तो ये डी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब 5 चौका 20 यानी हो जाएगा ये 2.25 डायफ्टर, ये डायफ्टर में हो जाएगा। देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डायफ्टर, सॉरी यहाँ पे 5 ही होगा, 2 हाँ इसको काटेंगे तो ये तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 बचा तो 5 चौका 20, ठीक है 2.5 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डी। आगे देखिए 24 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डैश दूरी पर रखना होगा। देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार वाला, इसमें तो पेज नहीं है, अच्छा इसमें हम लोग बना लेते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, मान के चलिए कोई उत्तल लेंस है, तो माना कि हमने ये एक उत्तल लेंस है, तो ये लेंस है, तो मान के चलिए कि यहाँ एक प्रतिबिंब बन रहा है और इस प्रतिबिंब और यहाँ से इसकी दूरी मान के चलिए यू है। अच्छा और यहाँ पे दिया है फोकस दूरी यानी एफ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, एफ दे दिया है, एफ का मान कितना दिया है, फोकस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अभी सारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डैश दूरी पर रखना होगा। तो आगे देखिए एफ का तो मान 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया है। अच्छा और क्या कह रहा है कि अभी सारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का, अच्छा ओ इसका मतलब दुगना आकार मतलब एम माने आवर्धन, आवर्धन कितना दिया है दुगुना, यहाँ आवर्धन का मान दिया है दुगुना, आवर्धन कितना यानी एम बराबर कितना है -2। आगे देखिए प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डैश, अच्छा दुगने आकार का वस्तु, अच्छा इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ ये लेंस है, तो लेंस से ये कोई इतनी दूरी पर यू दूरी पर ये कोई प्रतिबिंब बन रहा है, तो कह रहे कि इसके दुगने यानी दुगने दूरी पर यानी यू के दुगने दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितने दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी इससे दुगना दूरी कह रहा है। तो आवर्धन का मान कितना है दुगना है, यानी v बराबर क्या हो जाएगा -2u, यानी इससे दुगने दूरी पर कह रहा है। तो मान के चलें कि v जो लेंस की दूरी है उससे आवर्धन का मान कितना हो जाएगा -2u। अब देखिए अब होता है 1/f बराबर लेंस फार्मूला से आप लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u, तो ये 1/f का तो मान दे दिया है 20, तो 20 भर देंगे 1/v, v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया है -2u, तो यहाँ पे हम -2u भर देंगे -1/u। हमको u का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर पर उसका वस्तु से उसको लेंस को रखा जाए। तो ये हो जाएगा 1/20
और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2u प्लस 1/u, और ये हो जाएगा 1/20। इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2u ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 से ये 10 मतलब ये कटेगा, और अगर ये u इधर जाएगा तो u बराबर ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, ये -30 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो u का मान कितना आया, -30 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं आंसर कहाँ है। आंसर u बराबर -30 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ सी नंबर। आगे देखिए 25 नंबर। जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होता है, यानी n द्रव n लेंस, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। जब अगर अभिसारी लेंस को अगर द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव में डुबाने पर उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। इस बात को याद रखिएगा, ये कोई ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं। इसका आंसर अनंत हो जाएगा ए नंबर। चलिए तो ये पूरा 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ आपको वीडियो पसंद है। और ये वीडियो के जितने भी कंटेंट है बहुत टाइम निकाल के निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, और इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसी तरह का वीडियो हम नेक्स्ट बार बनाते आएंगे। और पूरा मेरा प्रयास है कि जितना भी प्रीवियस ईयर है यानी 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर को हम कवर करें। और अगर आपको प्रीवियस ईयर अगर कवर रहता है तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। यानी अगर आपका प्रीवियस ईयर कवर है तो समझिए कि 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का कवर होने वाला है, क्योंकि इसी बेस पर हर एक क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर बनाना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर उठा के देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे आते हैं, हमें किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, किस पे कम करना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना भी टाइम है आप लोग अभी पढ़िए, प्रयास करिएगा दिसंबर या नवंबर या दिसंबर से प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए और वीडियो देखिए। अगर सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो अच्छा है या जैसा भी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।